वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रतीक्षित लेक्चर ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में। जिनकी भी परीक्षा लगी हुई उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होगा, चूँकि आज की वीडियो के माध्यम से लगभग 200 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एक भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं आने वाला है। ये क्वेश्चंस पेपर मैंने मतलब कि ये मॉडल पेपर कई विश्वविद्यालयों के क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद में सेट किया है, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बीए, बीएससी, बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आपको मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन को करिकुलर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना पड़ता है। तो जिन बच्चों का मतलब कि पर्यावरण अध्ययन या जो है एनवायरमेंटल स्टडीज़ प्रथम सेमेस्टर में, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जियोग्राफी बीए थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग अगर देख रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है। मैं लाइव क्लास लेकर के आया था, लेकिन सही तरीके से वो लाइव हो नहीं पाई थी, तो मैं रिकॉर्डेड क्लास लेकर के आया हूँ आपके समक्ष। चलें, प्रश्न आ चुका है। मूल नियामक मापदंड जिनके आधार पर व्यक्तियों की चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होती है तथा अपने प्रत्यक्षीकरण के अनुरूप विभिन्न क्रियाओं का चुनाव करते हैं, यह विचार किसका है? यह विचार किसका है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो फ्लिंक नाम के एक विद्वान है, उन्हीं का विचार है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जीवन के लक्ष्यों एवं जीवन प्रक्रिया के प्रति प्राथमिकता रखते हैं बजाय किसी विशिष्ट कार्य के प्रति रुचि रखने के, ये विचार किसका है? मूल्य को लेकर के। तो ननली नाम के एक विद्वान है, उन्होंने मूल्यों के बारे में कहा कि मूल्य जीवन के लक्ष्यों और जीवन क्रिया के प्रति प्राथमिकता रखते हैं बजाय किसी विशिष्ट कार्य के प्रति रुचि रखने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न, मानव मूल्य की प्रकृति में निम्न में से कौन सा तत्व शामिल है? मानव मूल्य की प्रकृति में इनमें से मूल्य की आधारशिला विश्वास पर होती है। बिल्कुल ठीक बात है। मूल्य एक शाश्वत वस्तु है जो व्यक्ति या वस्तु में अंतर्निहित होता है। बिल्कुल ठीक बात है। मूल्य हमारे व्यवहार एवं चाल चलन के उत्पादन की व्याख्या भी करता है। ये बात भी बिल्कुल ठीक ठाक है, यानी कि तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे ऊपर, तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, मूल्य आदर्श विश्वास या मानदंड होते हैं जो समाज या समाज के सदस्यों के बड़े बहुमत होते हैं या बहुमत के रूप में होते हैं। यह कथन किस विद्वान का है? इस कथन को किसने कहा था भाई? जॉन के मतलब कि जॉन जे केन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नैतिक विकास। नैतिक विकास एक संयुक्त घटना है, ना कि पृथक पृथक प्रक्रिया। ये विचार किसका है? किसने दिया था भैया विचार? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, बार्टोन ने विचार दिया था। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है। किसी व्यक्ति के लिए वे रुचिकर वस्तु मूल्य कही जा सकती है जिसके आधार पर व्यक्ति की रुचि और वस्तु में एक संबंध स्थापित हो जाता है। यह विचार किसका है या किस विद्वान का है? तो किसी व्यक्ति के लिए वे रुचिकर वस्तुएं, वे इंटरेस्टेड वस्तुएं मूल्य कही जाती हैं जिसके आधार पर व्यक्ति की रुचि यानी इंटरेस्ट और वस्तु में एक संबंध स्थापित हो जाता है। पर्सी महोदय ने कहा वही मूल्य होता है। बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ चुका है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो पारित किया गया था 2000 ईस्वी में। डेट कब थी वो? किस डेट को? 17 अक्टूबर को। ठीक है, 17 अक्टूबर 2000 ईस्वी में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पारित किया गया था। ये बात ध्यान रखेंगे। इसको भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया। यह कानून साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से जुड़ा हुआ है। इसे आईटीए 2000 या आईटी अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। तो आईटी अधिनियम भी पूछे तो आप बता देंगे। भारत के सभी राज्यों में लागू होता है। ठीक है, इसके तहत देश की सीमाओं से बाहर होने वाली अवैध साइबर गतिविधियों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। तो साइबर हमलों से रिलेटेड है ये बात आप ध्यान रखिए। इस कानून को संशोधित भी किया गया एक बार, और सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम आया 2008 में, तो यह बात भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है। मूल्य वह साधन है जिससे बालक और मनुष्य का समाजीकरण होता है, सोशलाइजेशन होता है। बिल्कुल, ये बात किसने कहा था? प्रोफेसर सौरभ सिंह ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। फटाफट से आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न, प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्यों में शामिल किया जाता है। प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्यों में किसको शामिल करते हैं? जीवित रहना, लाभ और विकास, इन सभी को शामिल किया जाता है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, प्रबंध एक शक्ति है। प्रबंध जो है एक अदृश्य शक्ति है, एक अमूर्त व्यवस्था है। मैनेजमेंट आपको दिखता नहीं है, ठीक है, बट होता जरूर है, उसको आप महसूस कर सकते हैं। प्रबंध विज्ञान के किस रूप में होता है? तो प्रबंध जो है यानी मैनेजमेंट एक विज्ञान का सरल विज्ञान के रूप में आता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है। प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में क्या लागू होता है? विक्रेता की सावधानी का नियम जो है वो लागू होता है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रबंध की आवश्यकता होती है केवल काम करते समय नहीं, हो भी सकता है नहीं भी, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो प्रबंध की आवश्यकता हमेशा पड़ती है, कोई भी काम करने के लिए एक मैनेजमेंट यानी एक प्रबंधन की बहुत जरूरत होती है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारत की प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण किसका अभाव रहा है? तो भारत की प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण रहा है कुशल प्रबंधन, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रबंध किसका नौकर है? तो प्रबंध प्रशासन का नौकर होता है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, प्रबंध कला है, बताएं। प्रबंध स्वयं काम करने और दूसरों से काम लेने की दोनों की कला होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रबंध की शुरुआत कहाँ से होता है? तो प्रबंध की शुरुआत कहाँ से होती भैया, बताएं। प्रबंध की शुरुआत कहाँ से होती है? प्रबंध की शुरुआत जो होती है वो एक प्रकार से किससे होती है? इनमें से किसी से नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आ चुका, प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका बेटा, सभी लोग देखेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग समझ रहे हैं, बीए बीएससी बीकॉम के लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आ चुका है, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई? भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई, बताएं। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, जिसको आप जो है फर्स्ट आईसी मतलब 4C भी बोलते हैं या 14C बोलते हैं, इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 2018 को ऐसे की गई थी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई? 5 अक्टूबर 2018, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 अक्टूबर 2018 को इसको मंजूरी दी गई है, यह बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। वैसे इसका उद्घाटन जो हुआ था, तो प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, स्थापना किस वर्ष हुई? तो स्थापना मतलब मंजूरी दी गई थी 2018 में, ठीक है, तो मंजूरी दिया जाए तो यहाँ पर क्या पूछेगा, स्थापना हुई है। मंजूरी 2018 में 5 अक्टूबर को दी गई थी, लेकिन इसकी स्थापना 2020 में ही हुई है, ये बात ध्यान रखेंगे। उद्घाटन हुआ था जनवरी महीने 2020 में नई दिल्ली में, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इसकी उद्घाटन किया गया था, ये बात ध्यान रखें। 2020 इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता लेकिन उसको अपना ही जंग खा जाता है, इसी तरह किसी व्यक्ति को कोई नष्ट नहीं करता लेकिन उसकी अपनी मानसिकता जो है उसको नष्ट कर सकती है। यह कथन किसका है? यह कथन रतन टाटा जी का था, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्यवसाय को अपनी कंपनियों के हित से परे उन समुदायों तक जाने की आवश्यकता है जिनकी वे सेवा करते हैं, यह विचार किसका है? यह विचार किसने दिया था? यह विचार अजीम प्रेम जी ने दिया था, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, जीवन में उतार चढ़ाव हमें चलने के लिए बहुत जरूरी है, चलते रहने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी ईसीजी में ही एक सीधी रेखा का मतलब है कि हम जीवित नहीं हैं। तो उक्त विचार किसका है? तो ये रतन टाटा जी ने कहा था, यानी कि अगर जीवन में कभी सीधी रेखा रहती तो उसका कोई मतलब नहीं जीवित रहने का। जब चढ़ाव उतार आता रहता है जीवन में तो उसका अलग ही आनंद आता है, अलग ही मजा आता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, मूल्यों और नैतिकताओं के अलावा जिन्हें मैंने जीने की कोशिश की है, मैं जिस विरासत को पीछे छोड़ना चाहता हूँ वह एक बहुत ही सरल है कि मैं हमेशा उस चीज़ के लिए खड़ा हूँ जिसे मैं सही मानता हूँ, और मैंने कोशिश की है जितना मैं हो सकता था उतना निष्पक्ष और न्याय संगत होने के लिए मैंने हमेशा किया है। उक्त विचार किसका है? तो रतन टाटा जी का ही विचार था, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मैं उन लोगों की प्रशंसा करता हूं जो बहुत सफल है, लेकिन अगर वह सफलता बहुत अधिक निर्ममता से प्राप्त हुई है तो मैं उस व्यक्ति की प्रशंसा कर सकता हूं लेकिन मैं उसका सम्मान नहीं कर सकता हूं। उक्त विचार किसका है? तो रतन टाटा जी का ही विचार है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कई चीज़ें हैं जिन्हें अगर मुझे फिर से जीना है तो शायद मैं इसे दूसरे तरीके से करूँगा, लेकिन मैं पीछे मुड़ करके नहीं देखूंगा या नहीं देखना चाहूँगा, और या नहीं सोचूंगा कि मैं क्या नहीं कर पाया। ये विचार किसका है? ये विचार किसका था? रतन टाटा जी का था, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है कि जब ऑनलाइन बिजनेस सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, जब ऑनलाइन बिजनेस दो से अधिक बिजनेस कंपनियों, संसाधनों, एजेंसियों के बीच किया जाता है तो यह क्या कहलाता है?
तो जब ऑनलाइन बिजनेस दो से अधिक बिजनेस कंपनियों मतलब कि संस्थाओं और एजेंसियों के बीच में किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? इसी को बिजनेस टू बिजनेस मॉडल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जब ट्रांजैक्शन सीधा बिजनेस से उपभोक्ता के बीच होता है तो ये क्या कहलाता है? तब जब ट्रांजैक्शन सीधा बिजनेस से उपभोक्ता के बीच में होता है तो इसको बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल बोलते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जब एक ग्राहक दूसरे ग्राहक से ट्रांजैक्शन करता है तो इसको कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक ग्राहक अपना सामान अथवा सेवाएं सीधे बिजनेस को बेचता है तो यह ई कॉमर्स मॉडल क्या कहलाता है? कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स का लाभ है? ई कॉमर्स का लाभ होता है कि ई कॉमर्स के माध्यम से सामान सीधे उपभोक्ता को प्राप्त होता है। ऑनलाइन शॉपिंग से ग्राहकों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच आसान हो जाती है। साथ ही साथ में ई कॉमर्स के माध्यम से छोटे और मझोले उद्यमियों को आसानी से एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है और वो भी काम कर पाते हैं। ये सभी एक प्रकार से ई कॉमर्स के लाभ हैं, इंटरनेट कॉमर्स के लाभ हैं। सी ऑप्शन करेक्ट, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है बेटा, ऑनलाइन स्टोर फ्रंट बनाने के लिए उपलब्ध प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन स्टोर फ्रंट बनाने के लिए मेजेटो, शॉपिफाई, डिमांड वेयर, वू कॉमर्स, ओरेकल कॉमर्स, ये सभी प्लेटफॉर्म हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा ई कॉमर्स मार्केट बताएं। विश्व का सबसे बड़ा ई कॉमर्स मार्केट, बिल्कुल राइट आंसर आपका है अमेजन, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ई कॉमर्स सबसे बड़ा जो है वो है अमेजॉन। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा ई कॉमर्स अमेजॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक चीनी कंपनी, मतलब बताएं, अलीबाबा कहाँ की कंपनी है? अलीबाबा समूह जो है ये चाइना की कंपनी है, चीन की कंपनी है। तो चीनी कॉमर्स, अलीबाबा चीनी कॉमर्स है, ठीक है। फ्लिपकार्ट कहाँ की कंपनी है? फ्लिपकार्ट जो है भारत की एक ई कॉमर्स कंपनी। तो फ्लिपकार्ट कहाँ की है? भारत की है। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। यह कंपनी सिंगापुर में निगमित की गई थी। फ्लिपकार्ट की शुरुआत सचिन बंसल और बिनी बंसल ने 2007 में की थी, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। अमेजॉन की शुरू कंपनी कहाँ की है? अमेजॉन की कंपनी कहाँ की है बताएं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन, मतलब कि वाशिंगटन के पास एरिया सिएटल में स्थित है। तो ये अमेरिका कंपनी अमेजन, ठीक है। ईबे किस देश का ई कॉमर्स कंपनी है? ईबे कैलिफोर्निया का है, ठीक है। अमेरिकी कंपनी है, कैलिफोर्निया राज्य है, तो वहीं पर इसकी स्थापना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, निम्न में से एक भारतीय मार्केट प्लेस। तो इंडिया मार्ट जो है, इंडिया मार्ट एक मार्केट प्लेस है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इंडिया मार्ट क्या है बताएं। इंडिया मार्ट जो होता है भारत का एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जो खरीदारों और आपूर्तिकर्ताओं को जोड़ता है, ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पर आधारित है ये। क्लियर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1972 जून महीने में स्वीडन में पड़ता है इसका स्टॉकहोम, ठीक है। इसमें पर्यावरण के मुद्दे पर चर्चा करी गई थी। अगला क्वेश्चन से पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। देखिए, ग्रीन पीस, WWF वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक है, यूनेप, ये सब संबंधित हैं। रेड क्रॉस संस्था किससे संबंधित है बताएं। रेड क्रॉस संस्था जो होती है ये आपदा प्रबंधन से रिलेटेड है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। क्लियर। तो ये आपका पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका, पर्यावरण का तत्व है वायु, जल, मृदा सभी हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम चारों ओर मतलब जिन दशाओं से घिरे हुए हैं उसका योग क्या कहलाता है? उसका योग पर्यावरण कहलाता है। डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD का परीक्षण किया जाता है बताएं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का परीक्षण कितने दिनों में किया जाता है? बिल्कुल, इसका 5 दिनों में खपत की जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आमतौर पर 5 दिनों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्थापना कब हुई? सब बताएं। देखिए, UNEP जिसको आप यूनेप बोलते हैं,
इसकी जो है इसकी स्थापना कब कहाँ पर हुई? नैरोबी में हुई थी। नैरोबी कहाँ पर पड़ता है? केन्या राज्य, केन्या एक देश है, वहीं पर स्थापित है। मतलब नैरोबी वहीं पर है, केन्या। केन्या का एक जो है शहर है नैरोबी, वहीं पर स्थित है। लगभग आप देखेंगे इसकी स्थापना जो है 2002 में स्थापित की गई थी, ठीक है। वैसे इसकी स्थापना जो हुई थी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसको आप कहते हैं, इसकी स्थापना 1972 में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हुई थी। ये बात ध्यान रखेंगे, मुख्यालय नैरोबी में है, ठीक है, केन्या में पड़ता है ये। अगला क्वेश्चन आ चुका है, किण्वन योग्य अपशिष्ट पाए जाते हैं? तो डेयरी उद्योग में पाए जाते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की स्थापना कब हुई? विश्व मौसम विज्ञान संगठन बताएं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 1950 23 मार्च को हुई थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे, WMO कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, ETP उद्योग में लगाया जाता है, तो जल प्रदूषण को रोकने के लिए, ठीक है, ETP का प्रयोग किया जाता है। ETP जल प्रदूषण को रोकने के लिए, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, सबसे ज्यादा प्रदूषित जल उत्सर्जित होता है कागज उद्योग से, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है, भोपाल गैस कांड जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी, जिसे बनाती है एक कंपनी, कहाँ की? तो तो ये एक प्रकार से जो भोपाल स्थित जो कंपनी है, खास करके भोपाल गैस कांड जो हुआ था, ये अमेरिकन कंपनी थी जो बनाती थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय मरुस्थल संस्थान, केंद्रीय मरुस्थल संस्थान काजरी कहाँ स्थित है? केंद्रीय मरुस्थल संस्थान ये जोधपुर में स्थित है, राजस्थान। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। इसकी स्थापना 1959 में की गई थी जोधपुर में। अगला क्वेश्चन आ चुका है, एक अनुमान के अनुसार CFC का जीवन काल कितना होता है? CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये रेफ्रिजरेटर और AC से निकलती है गैस। इसका जीवन काल जो होता है CFC का 10 से 100 वर्ष के आसपास होता है। अगला प्रश्न, मनुष्य के द्वारा सिगरेट पीना आता है व्यक्तिगत वायु प्रदूषक के रूप में? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मनुष्य में पाया जाने वाला ब्राइन कांटिस रोग का मुख्य कारण क्या होता है? वायु प्रदूषण की वजह से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु प्रदूषण का रंग पर क्या प्रभाव पड़ता है? वायु प्रदूषण पर रंग का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये रंगहीन हो जाता है, ए ऑप्शन। 40 डेसिबल शोर का स्तर निर्धारित किया गया है, तो शयन कक्ष में जहां पर आप सोते हैं तो 40 डेसिबल अगर आवाज है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में 5 जून को मनाते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो हवाई जहाज की जब उड़ान भरी जाती है तो उससे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ध्वनि प्रभाव कितने समय तक रहता है? 1 से 10 सेकंड। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 1/10 सेकंड। अगला क्वेश्चन आ चुका है, CFC का मुख्य स्रोत फ्रीज होती है, फ्रीज से निकलता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। CFC गैस से जो ओजोन परत है उसकी लेयर में कमी आ रही है। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थित है, बताएं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल, चेन्नई, तमिलनाडु। चेन्नई जो है ये तमिलनाडु राज्य में है, चेन्नई शहर, ठीक है, तो उसका मुख्यालय तमिलनाडु चेन्नई में ही है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? भारत की सबसे प्रदूषित नदी नर्मदा, ताप्ती, यमुना, कृष्णा, बताएं। यमुना नदी जो है सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरने के बाद दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक बन जाती है ये यमुना, ठीक है। नाभिकीय प्रदूषण दुर्घटना हुई थी, नाभिकीय प्रदूषण दुर्घटना कहां पर हुई थी? तो ये जो है यूक्रेन में हुई थी, चेरनोबिल नाम का शहर है, वहीं पर हुई थी, ठीक है। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना के नाम से जानते हैं। 26 अप्रैल 1986 को घटना हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इनमें से देखिए,
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। वातावरण को सबसे ज़्यादा गर्म कौन सी गैस करती है बेटा? तो कार्बन डाइऑक्साइड करती है। ठीक है। NO गैस जो है ये भी एक प्रकार से ग्रीन हाउस गैस है। SO2 ये भी है। ठीक है। SO या 2 कर लो या SO केवल कर लो, कुछ भी तब भी है। O2 यानी ऑक्सीजन गैस जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। N2O एक गैस है। N2O N2 एक गैस होती है, इसको लाफिंग गैस बोलते हैं, हंसाने वाली गैस। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। CO2 गैस का प्रमुख जिम्मेदार मनुष्य है। बिल्कुल, मनुष्य जो होता है, जो सांस हम लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से प्रभाव पड़ेगा तापमान पर, मौसम पर, ध्रुवीय बर्फ पिघलेंगे। तापमान बढ़ेगा तो ध्रुवीय बर्फ पिघलेंगे, बर्फ पिघलेंगे तो मौसम बदलेगा, बाढ़ आएगी, नदियों का जलस्तर बढ़ेगा, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, द्वीप वगैरह डूब जाएंगे, बाढ़ आएगी, तमाम प्रकार के दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या होता है? जब वातावरण गर्म हो जाता है एकदम से। ठीक है। वातावरण जब गर्म होगा, गर्म कैसे होगा? जब हवाएं गर्म होगी, हवा मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ेगा तो इससे वातावरण गर्म होगा। सबसे ज़्यादा वातावरण को प्रदूषण करने वाली गैस कौन सी है? CO कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा प्रदूषित करती है। आजकल ठंडी में आप जो अलाव जलाए बैठे हैं, धुआं निकलता, तो इससे क्या कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड वातावरण को प्रदूषित करती है। ऐसे ही आप देखते हैं वातावरण को सबसे ज़्यादा गर्म कौन सी गैस करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वातावरण में जो ओजोन परत है उसको सबसे ज़्यादा क्षीण कौन सी गैस करती है? वो तो वातावरण में जो आपका मतलब उसमें क्या नाम है, समताप मंडल में ओजोन गैस मतलब ओजोन परत है उसको, उसमें छेद कौन सी गैस कर रही है? CFC गैस। ठीक है। अगला प्रश्न है भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग है, तापमान में वृद्धि। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। भूमंडलीय तापन से क्या होता है? तापमान में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका बेटा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न, वायु प्रदूषण कम करने के लिए उपयुक्त वृक्ष। तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बबूल का वृक्ष सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। विश्व भूगर्भ जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व भूगर्भ जल दिवस मनाया जाता है कब? देखिए, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन विश्व भूगर्भ जल दिवस 10 जून को मनाते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है, किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया? बायोडायवर्सिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा भाई। सबसे पहले किसने किया बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग? बायोडायवर्सिटी को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं क्या भैया, इसका जो है क्या बोलते हैं, इसको क्या नाम है? बायोडायवर्सिटी को जैव विविधता बोलते हैं। E.O. विल्सन नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने किया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आ चुका, मीथेन गैस जिससे हरित गृह प्रभावित होता है, सबसे बड़ा स्रोत मीथेन गैस कहाँ से सबसे ज्यादा मिलती है? दलदली वन से, बिल्कुल करेक्ट है, सबसे ज्यादा मिलती है। बाकी खनन में, धान के खेत में, सब में मीथेन मिलती है, लेकिन दलदल वाले जो वन होते हैं वहां पर सबसे ज्यादा मीथेन गैस जो है निकलती है। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध केंद्र कहाँ पर मुख्य स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर है? बिल्कुल, ये नागपुर में इसका मुख्यालय स्थित है। कहाँ पर भाई? नागपुर में इसका मुख्यालय स्थित है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, सबसे ज्यादा प्रदूषित नगर कौन सा इनमें से? तो कानपुर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ब्लूबेरी सिंड्रोम उत्पन्न होता है। ब्लूबेरी सिंड्रोम जो होता है ये एक प्रकार से पेयजल में अधिक नाइट्रेट जब ज़्यादा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न होता है। त्वचा से जुड़ी हुई एक स्थिति है जिसमें पैदा होते वाले शिशु की त्वचा पर नीले या बैंगनी रंग के कई निशान या गांठें होती हैं। ठीक है। भारत का ठंडा रेगिस्तान, भारत का ठंडा रेगिस्तान लद्दाख, बिल्कुल राइट आंसर होगा। लद्दाख को कहते हैं, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका, भारत में उपभोग्य वस्तुओं का पर्यावरण प्रतीक चिन्ह। भारत में उपभोग्य वस्तुओं का पर्यावरण प्रतीक चिन्ह मिट्टी का बर्तन, बिल्कुल राइट आंसर होगा मिट्टी का बर्तन, बी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र है जो वातावरण के जीवीय तथा अजीविकीय सभी कारकों के परस्पर संबंधों तथा प्रक्रियाओं के द्वारा प्रकट होता है। यह कथन किसका है? तो एजी टांसले का है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, किस राज्य में वन क्षेत्र का परसेंटेज सर्वाधिक है? तो वन क्षेत्र का परसेंटेज बताएं। भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र का परसेंटेज सबसे ज्यादा है? तो मध्य प्रदेश जो है सबसे बड़ा वन क्षेत्र माना जाता है, मध्य प्रदेश, एमपी। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भूमि, नदी, तालाब, समुद्र और वायु को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए किस अधिनियम में कहा गया है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कहा गया है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? कब लागू हुआ भाई? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। 1974, 23 मार्च, बिल्कुल राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। मोटर वाहन अधिनियम कब लागू हुआ? 1989। मोटर वाहन अधिनियम 1988, 1 जुलाई 1988 को लागू हुआ था, ये बात ध्यान रखें। 1988, 89 भी लगा सकते हैं, 89। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1989 लगा देंगे। ठीक है, 89 करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ चुका है, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित अनुच्छेद 48 किस स्तर पर मान्य है? बताएं। तो राज्य स्तर पर मान्य है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। एक मिनट, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित अनुच्छेद 48A किस राज्य पर मान्य है, किस स्तर पर? तो वो एक प्रकार से केंद्र स्तर पर, बिल्कुल 48A जो होता है। एक मिनट, हाँ ये राज्यों के लिए है। ठीक है, राज्य स्तर पर, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय वनस्पति अधिनियम, राष्ट्रपति वनस्पति अधिनियम कब बनाया गया? 1988, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हानिकारक व्यर्थ नियम, हानिकारक व्यर्थ नियम कब बनाया गया? हानिकारक व्यर्थ नियम 1989 में बनाया गया, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, अनुच्छेद 51A में क्या लिखा है? तो भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक वातावरण का बचाव करे, यही लिखा है, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, किस अधिनियम में चिमनी व उत्सर्जन को परिभाषित किया गया है? तो वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम में परिभाषित किया गया है, चिमनी से उत्सर्जित प्रदूषण को या उसको परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किसे स्थान मिला उसमें? अम्लीय वर्षा पर ध्यान दिया गया, ओजोन परत के क्षरण हो रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव, इन सभी पर चर्चा की गई, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? 29 मार्च 1981, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 की कुल कितनी धाराएं हैं? तो 54 धाराएं हैं, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? 23 मार्च 1974 को, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम की कुल कितनी धाराएं हैं 1974 में? तो 64 धाराएं हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। मल जल व मल बहिस्राव को किस अधिनियम में परिभाषित किया गया है? तो जल प्रदूषण निवारण अधिनियम में परिभाषित किया गया है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया भैया? 9 सितंबर 1972, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 66 धाराएं हैं कुल मिलाकर के, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही इसमें 6 अनुसूचियां भी शामिल हैं। ये अनुसूचियां वन्य जीवों को अलग अलग तरह से परिभाषित करती हैं, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, राष्ट्रीय पार्क व अभ्यारण्य को किस अधिनियम में परिभाषित किया गया है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में ही राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य के परिभाषा भी दी गई है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किस क्षेत्र की जनजातियों के आखेटन अधिकार वन्य जीव संरक्षण कानूनों से अप्रभावित रखे गए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1980 को लागू हुआ, 25 अक्टूबर, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा वनों के संरक्षण पर निगरानी हेतु कितने प्रादेशिक कार्यालय स्थापित किए गए? बताएं।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा वनों के संरक्षण पर निगरानी रखने के लिए कितने प्रादेशिक कार्यालय स्थापित किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। 6 कार्यालय, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर केंद्रीय पर्यावरण विभाग का प्रादेशिक मुख्यालय नहीं है? देखिए, लखनऊ में है, भोपाल में, बेंगलुरु में है, जयपुर में नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण परिषदें ईपीसी स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो इसको वन संरक्षण अधिनियम में किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, वन संरक्षण अधिनियम में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, विशिष्ट पादपों के संरक्षण का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? वन संरक्षण अधिनियम में, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न आ चुका है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ईपीए लागू हुआ? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ईपीए कब लागू हुआ? ये 1986 में लागू हुआ था, 19 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय वन नीति, स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा किस वर्ष हुई? तो स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा जो हुई है 1952 में हुई। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संधि क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? ये किससे रिलेटेड है भाई? क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, जलवायु परिवर्तन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। क्योटो प्रोटोकॉल जो है बेसिकली जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड तो है, लेकिन ये बात किस पर करता है? हरित गृह गैसों से रिलेटेड है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना, विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब हुई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। विश्व वन्य जीव कोष, वर्ल्ड वाइल्ड फंड, WWF की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में इसकी स्थापना हुई। 1961 कर लें आप ऑप्शन में, 1961 यहाँ पर कर लें, ये ऑप्शन लगा दें, 1961 में हुई थी। अप्रैल 1961 में इसकी स्थापना हुई स्विट्जरलैंड के मोरगेस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण महाकुंभ अभियान आयोजित हुआ कब? उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण महाकुंभ तो 2019 में 9 अगस्त। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। जैव विविधता संधि किस वर्ष प्रभावी हुई? 1993, बिल्कुल राइट आंसर, बी ऑप्शन। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भारत में जहरीली एमआईसी गैस का रिसाव किस वर्ष हुआ? भारत में जहरीली एमआईसी गैस का रिसाव किस वर्ष हुआ? बिल्कुल 1984 को हुआ था, जो है भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड प्लांट में, 2 दिसंबर 1984 को। क्लियर। अगला क्वेश्चन आ चुका है, विश्व मौसम दिवस, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस जो है 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस, बिल्कुल राइट आंसर, विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है 23 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर, बिल्कुल राइट आंसर, 13 अक्टूबर ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाघ परियोजना यानी टाइगर प्रोजेक्ट कब आरंभ हुआ? 1973 में आरंभ हुआ था, बिल्कुल राइट आंसर, डी ऑप्शन होगा, ठीक है। 1 अप्रैल 1973 भारत सरकार ने बाघ संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट की अभियान शुरू किया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ये अभियान शुरू किया गया था। इसके पहले निदेशक जो थे वो कैलाश सांखला जी थे। अगला प्रश्न, विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, बिल्कुल राइट आंसर ये ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, मिनी माता रोग का कारण, मिनी माता रोग का कारण जो होता है MEHG, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। अगला प्रश्न, सबसे बड़े आकार का पक्षी शुतुरमुर्ग, बिल्कुल राइट आंसर, बी ऑप्शन। भारत में जैव विविधता संरक्षण योजना, भारत में जैव विविधता संरक्षण योजना कब आरंभ की गई? बिल्कुल 1991-92, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आ चुका है, भारत में
भारत में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? बताएं भाई। बिल्कुल 2003 11 सितंबर। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, इसी को कार्टाजेना प्रोटोकॉल भी कहते हैं। 29 जनवरी 2000 को जैविक विविधता पर कन्वेंशन के पूरे समझौते के तौर पर अपनाया गया था, लेकिन इसको जो लागू किया गया वो 11 सितंबर 2003 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसको 2002 में लागू किया गया था। बिल्कुल राइट आंसर आपका सी ऑप्शन होगा। आगे देखेंगे, भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की? भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में की थी। ए ऑप्शन। डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ चुका है, भरतपुर पक्षी विहार को विश्व धरोहर क्षेत्र में कब शामिल किया गया? भरतपुर पक्षी विहार को विश्व धरोहर क्षेत्र में 1985 में शामिल किया गया था। इसका करेक्ट आंसर भी होगा। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, जैसा कि पार्क का पूर्व नाम था, 1971 में एक संरक्षित अभ्यारण्य घोषित किया गया। 10 मार्च 1982 को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया और इसकी असाधारण एवियन जैव विविधता के कारण से इसे यूनेस्को विश्व धरोहर में इसको शामिल कर लिया गया। ठीक है, भरतपुर पक्षी विहार को। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। प्रश्न है, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर। बिल्कुल राइट आंसर 13 अक्टूबर, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय वन अधिनियम लागू हुआ? भारतीय वन अधिनियम कब लागू हुआ, बताएं। भारतीय वन अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम कब लागू हुआ? देखिए, भारतीय वन अधिनियम 1927 को पहले लागू हुआ था, लेकिन भारत में वनों की कटाई को नियंत्रित करने के लिए वन संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ 1980 को लागू हुआ। तो वन अधिनियम पूछा गया, भारतीय वन अधिनियम जो लागू हुआ 1927 में लागू हुआ, लेकिन वन संरक्षण अधिनियम की अगर बात करें तो 1988 में लागू हुआ है। ठीक है, ये बात ध्यान, दोनों में बहुत अंतर है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताएं। भारतीय पक्षी, बताने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय पक्षी दिवस, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है, 5 जनवरी को। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं, 5 जनवरी करेक्ट आंसर कर ले, 5 जनवरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला प्रश्न आ चुका है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल 14 दिसंबर, राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। अंतरराष्ट्रीय पर्वत वर्ष कब मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय पर्वत वर्ष बताएं। बिल्कुल 2002, राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, सतत विकास का वर्ष मनाया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ष कब मनाया गया? बताएं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ष 2003 को मनाया गया, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ चुका है, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थल दशक कब घोषित किया गया? संयुक्त राष्ट्र मरुस्थल दशक जो है 2010 से 2010 या 2011 से 2020 तक, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, 2011 से 20। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जैव विविधता दशक कब घोषित किया गया? तो ये 2000 कब से कब तक भाई? 2000, ये जैव जैव विविधता दशक कब घोषित किया गया? 2011 से 2020 तक। ठीक है, 2020 कर लें यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय ऊर्जा दशक कब घोषित किया गया? संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय ऊर्जा दशक कब घोषित किया गया, बताएं। 2014 से 2024, राइट आंसर होगा सी ऑप्शन।
अगला प्रश्न आ चुका है अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष जो है कब मनाया गया भाई? अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष 2011 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।